तुम अपने आपको बच्चा में गिनो, गधेरी हो गधेरी। बच्चा नहीं है तुम्हारी दोस्त, ज्यादा पढ़ा दी लगता है। हाँ, पटना में टाइफाइड बहुत कॉमन है। जो लोग घर से बाहर रहते हैं, पानी गलत पीते हैं, खाना गलत खाते हैं, उनको टाइफाइड होना बहुत कॉमन है। इसीलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अच्छा, बुखार जब आए, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। बुखार उनको रहेगा शाम को या थोड़ा रात को, बस। सुबह में देखोगे तो आराम से लगेगा रेसलिंग कर लेगा, शाम को देखोगे हाई फीवर आ जाती है, समझ जाना टाइफाइड है। खाने में मन नहीं करेगा, उल्टी जैसा लगातार लगेगा, कभी होगा कभी नहीं भी होगा। क्या सर को हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त को अक्सर होते रहता है ये सब। बाहर रहोगे ये कॉमन है, पटना जैसे शहर में बाहर खाओगे तो होगा, इसलिए बाहर नहीं खाना। बाहर खाते नहीं चाहिए किसी को। अब पानी पानी ढंग का और पानी जो है हमेशा प्यूरिफाइड वाला यूज करना, तभी बच पाओगे। तो गीतांजलि से पूछो, उसको सब पता है। इलेक्ट्रॉनिक configuration, what is the meaning of electronic configuration? और ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करके आपको क्या मिल जाएगा? ऐसा क्या आप पा लेंगे? बहुत कुछ पा लेंगे जी। देखिए, अभी जो बात बोलूंगा स्टेटमेंट, ये बात ना पता कितनी बार बोलूंगा। अभी बात बोलूंगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऑर्बिटल में, किस तरीके से सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात पे भी बहुत डिपेंड करता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंस सेल या पेनल्टीमेट सेल क्या है, इस पे बात पे भी डिपेंड करता है। और वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कुछ, वो किस सबसेल में मौजूद है, इस बात पे भी बहुत डिपेंड करता है। इसकी अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा ना, सभी लोगों ने देखा है ना पीरियोडिक टेबल, ऐसा करके एक चौकुठा सा बना, रंग बिरंगा, उसमें कॉलम रो ये सब होगा, कुछ कुछ लिखा रहता है गीतांजलि। ठीक, उस पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्म करने का बेस है उसको ब्लॉक्स में बांटा गया है कि नहीं बांटा गया है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बांटा गया कि नहीं बांटा? इतनी जानकारी तो सभी को होगी, 10 सालों से पढ़ रहे हो तुम लोग, नहीं? अरे पहली कक्षा से लेके ऐसे भी, आजकल तो प्ले वाला भी जोड़ लो। प्ले गए हो? प्ले तो अभी भी लगता है तुमको प्ले में ही जाने की जरूरत है। तो वो जो ब्लॉक्स आपको दिए गए हैं, अलग अलग लिखे गए हैं, उसका बेसिस क्या है? यही बेसिस कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सबसेल में, तब उसको नाम देते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का क्या मतलब हुआ?
एस ब्लॉक का क्या मतलब हुआ कि एस ब्लॉक जैसे ही मैं लिख दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सब सेल में लाइक करेगा। अब समझ लो कि एस वाले जो पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है, किससे, पी से, बहुत अलग है डी से, बहुत अलग है एफ से। तो प्रॉपर्टी डिसाइडिंग का जो फैक्टर है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इन द एटम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं है ना। अब ये चर्चा होगी जब इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो ये बातें वो रोज वहां चलती रहेगी। अभी तो बस ये बताना था कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत दिशु, कोई दिक्कत? ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द अरेंजमेंट ठीक है। ठीक, इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा भी होगा, लेकिन वो किसके लेवल पे पढ़ा होगा, सेल के लेवल पे। किसके लेवल पे पढ़ा है ना, बोलिए, पढ़ा है ना। जैसे आप लोगों ने सेल के लेवल पे पढ़ा होगा तो ये के एम, और आपके टीचर ये भी बताते होंगे कि सेल के लेवल पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता, पता है ना। कोई दिक्कत? क्या है फॉर्मूला पता है? छोटा सा तो मैंने भी बताया है कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है सेल में, कल भी लिखा है एन स्क्वायर। हाँ तो कल भी बताया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इक्वल टू 2 मैक्सिमम नंबर। ठीक है। तो अगर इसके पास देखोगे तो के पास कितना हो गया अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एल के पास, एम के पास, कोई दिक्कत? ये तो हो गया आपको सेल के लेवल पे। सब सेल के लेवल पे भी आप लोग जानते ही है नहीं, अरे बोलो। इसका तो सिंपल है, जितने ऑर्बिटल उसको क्या करो, 2 से। तो एस में एक ही, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में, डी में। ठीक है, ये बातें जानते ही हैं आप लोग। ठीक है रिशो, ठीक है। आज का जो काम है, पहले तो इसको लिख लीजिए, आज का जो काम है वो इसी के बेस होगा। वो जो कल मैंने आपको 3 रूल बताए थे, एक पॉली एक्सक्लूजन, दूसरा अबॉव प्रिंसिपल एंड तीसरा हुन्स रूल, इन तीनों रूल्स का यूज करते हुए ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम लिखना है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा एटम में, ये आपको उन्हीं तीनों का यूज करते हुए लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे लिखेंगे अभी हम लोग सीखेंगे।
वो तीनों रूल याद है ना? हाँ, बलिया हटा लो। हाँ, जरूरत पड़ती है उसकी, कहीं मारधार हो जाए तो। इसको लिखना भी है, लिख लियो, ऐसे करो तो कॉपी। वाह, तो पंचुअल हो गए हो। क्या जी उसका ब्याह खत्म नहीं हुआ अभी तक? मतलब जहाँ कहीं भी ब्याह शादी में गई है। अच्छा अच्छा, पंडित जी से मुहूर्त देखा है कि मंडे को अच्छे दिन आ रहे हैं। मोदी जी के वादों पे भरोसा है उसको। ओ, यही यही करके वो हर सोमवार होती है, अब फिर कल पे टालती है, फिर मंगलवार आ जाता है, फिर अगले सोमवार पे टालती है। इसी करके उसका सप्ताह बीत जाता है। तुम्हारा और किसका? काम टालने वाले लोग। इसको लिख लिया ना? इसको मिटाऊं? वो तीनों प्रिंसिपल याद है ना सबको? तीनों रूल याद है ना? तीनों रूल याद है ना? कोई कुछ नहीं बोलता है। अच्छा हाँ, यहीं पे आके देखना भी है कॉपी, घर पे तो समय मिलता नहीं है कि कॉपी भी एक बार पलट ले। कब कल तुम लोग कब गए थे जी? कब छुट्टी हुआ था यहाँ से? 1 बजे? 13 बजे? अच्छा, 1:30 बजे मैथ क्लास था, 12 से, तो तुम लोग 1:30 बजे, 1:30 यहाँ से घर जाने के बाद खा पी के जो सोए हो तो लगता है अभी उठे हो, कॉपी यहीं पलटना है। लाइट नहीं था अभी, कौन सा 6 बजे के बाद कौन सी लाइट की जरूरत पड़ती है जी? का घर नहीं है तुम्हारे पास रहने को? देखो, मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया ना? आयन तो है नहीं, एटम है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर भी होगा ना? तो हाइड्रोजन का कितना होता है? कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसके लेवल पे जाके? उसमें हाँ, सब सेल के लेवल पे तो लिखेंगे ही, और बाइटल के लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, लेकिन उसमें तीनों चीज इंक्लूड करेंगे। सेल का भी रहेगा नोटेशन, सब सेल का भी नोटेशन रहेगा, और ऑर्बिटल भी दिख जाएगा। तीनों चीज आपको दिखेगा। समझ रहे मेरी बातों को? कैसे? तो अगर ये फर्स्ट इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राउंड स्टेट पे एटम है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ रहना चाहेगा? 1s ऑर्बिटल में। नहीं रहेगा तो फर्स्ट, ये 1 क्या बताएगा? फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में कौन कितना ऑर्बिटल? एक ही ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, तो कहाँ रहेगा ये? s में। अब है बेचारे के पास एक ही, दिखा दिया। ठीक है, अब ये दिखाने का हर बात जरूरी है, डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। इसको लिखने का तरीका 1s, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर हीलियम का लिखना चाहूं तो फिर से ये रहेगा 1s में ही ना? याद करो कौन सा रूल? अबो प्रिंसिपल। अबो प्रिंसिपल क्या कहता है? लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा, लोअर एनर्जी अभी भी 1s है। उसके बाद यूज करो कौन सा रूल? कौन सा? हॉर्न्स। अरे हुन्स रूल। तो हुन्स आप क्या बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, दूसरा वाला भी इसी में अब फील होगा, क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से फील नहीं हुआ अगला में कोई दिक्कत?
तो इसको कैसे लिखोगे? 1s, ये रहा आपका लिथियम। तो लिथियम में तो देखो 3 आ गए, तो सबसे पहले भरेगा तो लोअर एनर्जी स्टेट को अबव प्रिंसिपल कहता है, तो एक भर दिए, तो भी भर दिए, बच गया एक, तो वो कहां जाएगा? 2s में 1s के बाद कौन आता है? कहीं पे भी दिक्कत हो ये रूल याद कर लोगे ना, n प्लस, अरे 1 है ये, देख लिया करो, n प्लस, तो जो लोअर एनर्जी की वैल्यू आएगी वो लोअर एनर्जी स्टेट रहेगा, जो हायर आएगी वो। अब एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s, कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब तुम लोग लिखोगे, कार्बन का लिखो, सोडियम का लिखो, लिखो। हम्म, बना दो डब्बा भी। क्या हुआ?
मोबाइल में खुद खुल के बोलो, जोर से बोलो, बात तो। अरे तो तुम अकेले शख्स नहीं हो इस कायनात में, और भी तो है, देखो जरा आंखें खोल के, देखो इन लोगों को। चलिए, सबका हो ही गया होगा मुझे जहां तक आशा है, और दे दिए देता हूं दो चार। ऋषु, तुम्हारा तो हो ही गया होगा। कार्बन का चार तो भरा गया, अब कहाँ जाएगा बाकी? तो एक दो हो गए छह। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2p2। फिर आज सोडियम 11, नहीं, तो इसका कैसे लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2p6। और एक बच रहा है, उसको कहाँ रख दे? ये होता है 19 ना, इसका कैसे लिखाएगा? 2p 3s 3p 3p कितने हो गए? और एक बच जाएगा, ये कितना होता है? 13 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कार्बन में, हाँ, नहीं नहीं, यही तो हुनसुल, तुमने हुनसुल ध्यान से नहीं सीखा। हुनसुल क्या कहते हैं? जब तक सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं, तब तक पेयरिंग नहीं होगा। तुम उल्टा बात सुन ली, तुम उल्टा चीज सुन लेती हो। मैं कह रहा हूं जब तक सारे में अनपेयर नहीं हो जाएगा तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होगा। 1s2 2s2 2p हो गया। ये 13 1s2 2s2 2p, और ठीक है, लिखो। तुमको याद नहीं अभी तक? एक अधेरा 21 22 क्रोमियम का कितना होता है जी? और कौन है? फेरस, फेरस का तो सभी लोग जानते ही होंगे। हाँ, इसको जिंक का बताओ कितना होता है प्रियांजलि? क्या? और उसके ऊपर, चलो लिखो, क्या हुआ? ये होमवर्क रहेगा कल। सभी लोग एक से लेके 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाएंगे। सौ तक लिख के लाएंगे, 100 तक।
बुक खरीद लेते उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, हो गया पढ़ाई हो गया उसी से। गंभीरे है तुम। जो गीतांजलि कितना क्या, गीतांजलि कितना तक लिख के लाओगे? 5। गीतांजलि ही सिर्फ पढ़ाई करती है। कितना गीतांजलि? कितना? 40 तक? अच्छा गीतांजलि कह रही है 40 तक, तो चलो तुम लोगों को 40 तक। 30 तो यही हो गया, यही 30 हो गया। काम चोरी खाली। लिखने में कितना देर, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। मुझको सारा चाहिए ऐसे शुरू से 1s2 2s2 ऐसे करके लिखा हूं। हो गया। गलती होगा तो देख लीजिए, हम जानते हैं आप कहाँ से क्रोमियम और कॉपर का हम सही बनाए। आप जो 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 1 हो गया। तुम्हारा हुआ? आप दोनों का नंबर नहीं याद है क्या? इसका 21, उसका 22, 24, 26, 29, 30, 24 बोलते हैं उसको। वेनेडियम। चलिए देखिए, स्कैंडियम का मैं लिखना चाह रहा हूं तो 1s2 2p 3s 3p, उसके बाद 3p के बाद कौन आएगा? 4s और 3d। ये सेम होगा, बस यहां d में क्या हो जाएगा? क्रोमियम कितना होता है? 24 ना? 4s2 3d 4, 2 बढ़ा तुमने ऐसे ही क्या होगा? यही हुआ ना? अच्छा ये पता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा लिखा जरूर है तुमने। होना तो यही चाहिए, क्यों, क्या नाम है, साक्षी, होना यही चाहिए ना? सबको पता है, मैं चला जाऊं बाहर? होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन होगा नहीं, उसका कारण अभी बताऊंगा। क्या है, उससे पहले वो घूम रहा था बाहर। 4s1 3d 5, ये थोड़ा सा इधर उधर का काम कर रहा है, इसलिए इसको चिपका देते हैं स्टार। स्टार मतलब ये अलग है कुछ, ठीक है। फेरस सब कुछ सही, 4s2 और 3d 6। फिर आ गया कॉपर, सब कुछ सही, क्या होगा रिशु? 4s 3d
10। फिर बोलोगे एस वाला तो हाफ फील्ड ही रख दिया आपने और उसको भर दिया है, ये तो प्रिंसिपल का उल्लंघन है। नहीं है ना, ऑफ प्रिंसिपल का उल्लंघन है ये। लेकिन उल्लंघन मैं नहीं कर रहा हूं, उल्लंघन खुद ये कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है तो है। कुछ दिनों बाद लोग तुम्हें पागल घोषित कर देंगे, इतना बार नाम लोगे तुम। है तुम लोग ऐसे लिखोगे हर बार ये 4:3D10, यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको, एक कॉपर के लिए और एक क्रोमियम के लिए, ये थोड़ा अलहदा बिहेवियर शो कर रहा है, जो बिहेवियर आपके प्रिंसिपल को, रूल को मानने से इनकार कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये कॉपर और क्रोमियम नाराज है रूल्स से, क्यों ये बगावती तेवर रखता है। किसी को पता है? किसी को पता है? ओ, एक्सेप्शन के भी नियम होते हैं, ऐसे नहीं एक्सेप्शन। और वो किसी देश का गवर्नमेंट है क्या जो उसके रूल को कोई नहीं मानेगा? तुम बताओ जी रिशु, तुम तो बोल रहे थे अभी कुछ स्टेबिलिटी। रूसू, रूसू नहीं, रूसो नहीं, रिशु, रिशु कह रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए ये क्रोमियम एंड कॉपर इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। क्या आप लोग इस बात से सहमत है? रिशु के बात से? हमारी बात से कोई सहमत नहीं, मतलब तुम इतने झूठ बोलते हो तो तुम सच भी बोल रहे हो तो कोई तुमसे सहमत नहीं है। इसको मिटा दूं क्या? तो हम एक टर्म यूज करते हैं स्टेबिलिटी। क्या यूज करते हैं? स्टेबिलिटी। ये किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, हमारा, तुम्हारा, नेचर में जो भी एंटिटी है, बेसिक गुण है कि वो अपना स्टेबिलिटी को क्या रखना चाहता है? मैक्सिमम रखना चाहता है, मैक्सिमम स्टेबल रहना है। ये कुछ कुछ उग्रवादी होते हैं जो रेडिकल रहते हैं, क्यों रिशु? लेकिन सारा सिस्टम क्या चाहता है? स्टेबिलिटी रखे। इन दोनों का भी उद्देश्य यही है कि वो अपने स्टेबिलिटी को मैक्सिमम तक पहुंचा सके। बोलेंगे कैसे? क्या वो यहाँ 4s2 ले आता तो स्टेबिलिटी उसकी मैक्सिमम नहीं हो पाती क्या? या ये 4s2 ले आता तो क्या इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी नहीं हो पाती? तो बोलता है नहीं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। मैक्सिमम स्टेबिलिटी का उसके पास चांस, देखो दो बातें होती है, एक तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो सकती है, ये बेसिक फेनोमेना है। दूसरी बात होती है आप मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये भी तो बात होती है। हमको तो पता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या है। जैसे रिशु का मैक्सिमम खा पी के आराम से सोएंगे, ये तो पता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये भी तो एक कारण हो सकता है। लेकिन जैसे ही मौका मिला, यहां से छूटते ही तुरंत डीवीसी का भोग लगाया और बिस्तरा को पकड़ लिया। दाल भी खाएगा, भात भी खाएगा, फिर चावल खाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भात एंड चावल। बिहार में तो नहीं होता है, बाकी कहीं और हो रहा हो तो पता नहीं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये कोशिश तो करेगा, और स्टेबिलिटी अगर हो सकती है तो जरूर उसको ऑक्यूपाई करेगा उस स्टेट को। इसी कारण से वो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाता है? एक्सचेंज कर जाता है। कहां पे? 3D में। तो कहा जाता है, ये बात क्या कहा जाता है, इसका कारण भी बताऊंगा, कि हाफ फील्ड एंड
fulfilled orbitals are मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुलफिल्ड ऑर्बिटल मैक्सिमम स्टेबलाइज है। तो यहां ध्यान से देखो, उसके पास ये मौका था कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रखे और ये रहा आपका डी में बस 4 इलेक्ट्रॉन रहे। लेकिन स्टेबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर ये हाफ फिल्ड रहे तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उड़ के कहां चला गया, डी वाले में। कहां गया वो? तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था आपका वो इसमें नहीं रहा, कहां चला गया, डी में। कोई दिक्कत? तो अब ये हाफ फील्ड हो गया कि नहीं हो गया? देखो हाफ फील्ड है ये, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? ठीक है, कोई दिक्कत? यही केस आता है फिर कॉपर में। तो कॉपर में बेचारे के पास ये किसका था, क्रोमियम। तो कॉपर में बेचारे के पास 9 इलेक्ट्रॉन तो रह जाता है, लेकिन उसको चाहिए स्टेबिलिटी के लिए तो एक ये यहां से उड़ के कहां गया होगा? क्यों? क्योंकि जैसे ही ये उड़ के चला गया इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई अब, नेक्स्ट। इसीलिए उस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये बेचारा चाह के भी नहीं कर सकता, उसके पास 3d6 है, तो 6 को क्या करेगा, वो भगा थोड़े देगा एक इलेक्ट्रॉन को। वो चाह के भी हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, जहां कहीं पे भी चांस है, इसके नहीं, इन्हीं दोनों का नहीं, और भी आगे है, जहां कहीं भी चांस है वहां आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बोले, क्या? ओहो, इसका कारण अभी बताऊंगा कि पहले क्यों होता है, उसके कारण। कौन पे तुम लोग कहाँ जाते हो? हाँ, वो हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है। अब हम लोग आएंगे कि ये क्यों होता है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि आखिर में स्टेबिलिटी मैक्सिमम क्यों होगी जब वो हाफ फील्ड रहेगा या फिर फुल फील्ड रहेगा। ठीक, इतनी बातें पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्यों पे आते हैं। हाँ, अब तुम बोलो क्या बोल रहे थे। हाँ, अब ये पूछने थे कौन सा साइंटिस्ट बताया था ये बातें। एक ही बात पे कैसे हंसा जा सकता है? बात तो तुम्हारी सही है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अभी तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो मैं वो बात बोलूंगा नहीं, छोड़ दो। क्लास के बाद मिलना, तब तुमको बताऊंगा एक ही बात पे कैसे हंसा जा सकता है। हाँ, वैसे उसके बारे में बोल सकते हो, थोड़ी सी है। एक ही बात पे 3 बार मरा जा सकता है, हंसना तो छोटी बात है जी, कैसी कैसी बातें करते हो। हाँ, एक ही बात पे हजारों बार लोग मर जाते हैं। तुम्हें मैं कहूंगा देश के लिए प्राण देने, अरे कोई बात नहीं, देश के लिए प्राण देने के लिए तुम सोचोगे 1000 बार प्राण देगा ये?
तो हंसना तो छोटी बात है। मतलब इनके पास इतना समय नहीं है कि पूरा वीडियो भी देखे। वाह, तुम लोग देखते हो कि नहीं घर पे जाके? मैं ही अपना आई कार्ड हूँ, मैं खुद को धारण करता हूँ, वही मेरी आइडेंटिटी है। तुम लोग के लिए, तुम लोग कहीं गुम हो जाओगे तो कोई तुम लोग का घर छोड़ देगा आई कार्ड देख के। मैं कहाँ गुम होऊंगा, तुम लोग भी गुम नहीं होगे। हाँ, वो तो अभी दिख रहा है कितना दिमाग। चलिए इसको जल्दी लिखो, तुम देर क्यों कर देते? अब हम लोग काउज देखते हैं। काउज पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये पहला कारण है। अब क्या मीनिंग है इसके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के? आप जानते हैं, मैंने आपको बताई थी कि अगर आप डी ऑर्बिटल की बात करें तो 5 तरीके का ओरिएंटेशन पॉसिबल है, उसमें होता भी है। और क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि उन पांचों में जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो लगभग समान है। अच्छी बात है। अब उस केस को थोड़ा सा देखिए, क्रोमियम वाले केस को, अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहता तो वो dxy dyz dx z एंड dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में होता है, dz स्क्वायर में कोई आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। अब dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो ये एक तरीके की सिमेट्रिसिटी है, उसको डिस्टर्ब करने वाली बात हुई कि नहीं हुई? और सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब होने से होगा क्या, इस बात पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगातार आपको अट्रैक्टिव फोर्स बना रहता है, जिसके कारण वो अट्रैक्टेड रहता है न्यूक्लियस की तरफ। अगर सिमेट्रिसिटी ज्यादा रहेगी, ज्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कम होगा और अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कम होगा और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और इससे आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसीलिए सिमेट्रिसिटी जहां कहीं भी मिलेगी वो आपके स्टेबिलिटी को क्या करेगी, बढ़ा देगी, और जहां कहीं भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो आपके स्टेबिलिटी को क्या करेगी, थोड़ी कम कर देगी। समझ गए? तो पहला तो यह है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, इससे क्या होता है, इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन
and increases electron and nucleus दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी? ध्यान से समझिए। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, या अब इसी स्टेट की बातें करें, 3D की बातें करें, सब 3D वाला है ना, मैं 3D की बातें करता हूं। यहां पे जो कोई इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांजिट करने के लिए अपने ही, और क्योंकि सारे एक ही एनर्जी लेवल में है ना, एक ही एनर्जी लेवल में, तो ये ट्रांजिट करने के लिए अवेलेबल होते हैं अपने ही ऑर्बिटल में। ये अपने ही ऑर्बिटल में उछल करके जा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उछल करके मान लो यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन उछल करके यहां पे आ सकता है। मतलब अपने ही ऑर्बिटल्स में वो क्या कर सकता है, ट्रांजिट कर, उसी को तुम लोग एक्सचेंज बोल रहे हैं। ये करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं। हाँ, दूसरे ऑर्बिटल मतलब दूसरे सेल में जाने के लिए, दूसरे सबसेल में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें तो आने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एक ही एनर्जी के स्टेट में है ना, सब एक ही में है ना एनर्जी का स्टेट। तो ये अपने जो जिसको हम लोग डीजेनरेट स्टेट, याद है, ये सारे डीजेनरेट में है कि नहीं है, स्टेट अलग अलग, एनर्जी, उसको डीजेनरेट स्टेट बोलते थे। तो जहां कहीं भी डीजेनरेट स्टेट होगा वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है क्या करने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए, दूसरे स्टेट में जा सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, वहां पे इवॉल्व होती है किसकी, एक्सचेंज एनर्जी। क्या देखने को मिलता है आपको, एक्सचेंज एनर्जी। और जितना ज्यादा ट्रांजिशन होता है उतना ही ज्यादा क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी होती है। समझ रहे हो मेरी बातों को? जितना ही ज्यादा ट्रांजिशन होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी। और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रहेगी आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही अच्छी रहती है। समझ रहे हैं? जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी आपको स्टेबिलिटी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा क्या रहेगी, स्टेबिलिटी। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको ये बात बताई थी, ऐसे नहीं भी बताई हो, यहाँ ये है आपको 4s और ये है 3D एंड 4s के एनर्जी लेवल में बहुत कम का डिफरेंस, दोनों के एनर्जी लेवल बहुत करीब है, इसीलिए ये ट्रांजिशन बहुत आसानी से हो जाता है। ये आपको 2s एंड 3p में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको 2s एंड 3p में देखने को, ये एक्सचेंज जो बेसिकली हो रहा है, ये एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा। डी ऑर्बिटल में एक्सचेंज, और इस पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी अभी उन लोग को इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें डी एंड एफ ब्लॉक ही पढ़ा रहा हूँ अभी 12th वाले में। तो वहाँ पे टर्म आते एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी बहुत 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 ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉपर्टी को बताने के लिए। ये आपको पी में देखने को नहीं मिलता, एस में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन डी में आपको ये देखने को मिलता है एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो एक्सचेंज एनर्जी होने का पहला कारण तो ये है कि डी ऑर्बिटल के पांच तरीके का ओरिएंटेशन है, मतलब 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो इससे उसके ट्रांजिट आपस में करने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा ये भी है कि 4s वाला और इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस भी क्या है, बहुत कम है, इसीलिए 4s वाले का इलेक्ट्रॉन उसमें आसानी से जा सकता है। समझ रहे मेरी बातों को? तो इन दोनों कारणों से एक्सचेंज एनर्जी इसकी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और एक्सचेंज एनर्जी हाई होने का मतलब है कि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। समझ गए? तो दो कारण है आपको स्टेबिलिटी होने का, एक तो उसका ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये अच्छी बात है,
और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी दोनों केस में हाई रहती है। कब? जब आपको ये फुल्ली फील्ड रहेगा और फुल्ली हाफ फील्ड रहेगा, आपकी एक्सचेंज एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज रहेगी। ठीक है, इन्हीं दो कारणों के कारण आपको स्टेबिलिटी ज्यादा देखनी है। समझिए गीतांजलि? ठीक है, लिख लीजिए इन बातों को, और लिखने से ज्यादा इसको याद रखिए, ध्यान में रखिए। कोई पूछेगा तो आप इसका जवाब ऐसे ही देंगे। क्या हुआ, कुछ पूछना है? हाँ, तो आप चिंतन में थी। हाँ, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एटम का ही नहीं, आयंस का भी लिख सकते हैं, वो भी सेम चीज है। आयंस में खाली क्या होंगे, आपको पॉजिटिव आयन रहेंगे, कैटायन रहेंगे, तो उस पर इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, नहीं, और एनायन रहेंगे, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका। तो जो तरीका है, जो बेसिस है, जो प्रिंसिपल है, वो वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो अब आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से, कोई अंतर नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा, यही हो क्या? ठीक है, तो विधिवत रूप से इस चैप्टर का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सफर था वो यहीं तक था। आप लोगों के पास कल तक का मौका है, और सॉरी, कल तो वैसे ये हो जाएगा सोमवार को, तो हम लोग के नए क्वेश्चंस, मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा पहले इस चैप्टर का, पहले तो एक दो क्लास क्वेश्चन के अभी चलेंगे, उसके बाद ही हम लोग नए दौर की तरफ अपना कदम, बस गीतांजलि सब समझती है। ठीक है गीतांजलि, किसी को कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तीनों बातें एक ही है, नहीं है कुछ?